हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अपना जो सिलेबस की श्रृंखला चल रही थी उसमें 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था। उसमें हमने जो पीछे वाली क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था बौद्ध साहित्य, और आज बौद्ध साहित्य हमने कंप्लीट कर लिया था। आज पढ़ेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य के बारे में भी हमने कुछ पढ़ा था, तो उससे आगे देखते हैं जैन साहित्य। देखिए, जैन साहित्य के बारे में हम चर्चा करेंगे तो इसके अंदर क्या है ये तो हमने पढ़ लिया था कि बौद्ध साहित्य की तरह जैन साहित्य में भी पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री है वो मिली। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के लंबे समय में विभिन्न धार्मिक संगतियों व्यक्तियों के माध्यम से हुई थी, यानी 4वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य 2 ईसा पूर्व जो शताब्दी थी उसके में। ठीक है, तो जैन साहित्य है। इस जैन साहित्य की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी के लंबे समय में धार्मिक संगीतियों व व्यक्तियों के माध्यम से हुई थी। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। ये विशेष रूप से ध्यान में रखना अपने को। जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। प्राकृत भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में जैन साहित्य है वो लिखा गया था। अब इसमें देखिए, अन्य जैन ग्रंथों में कथाकोश, अन्य जैन ग्रंथों में कथाकोश यानी अन्य जैन ग्रंथ हैं जिससे जैन साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, ये अन्य जैन ग्रंथ हैं। कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, इसके अलावा कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आदि प्रमुख है जिनसे ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। आदि प्रमुख हैं जिनसे ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। तो बौद्ध साहित्य के बाद में जो जैन साहित्य आता है, उस जैन साहित्य में की जो रचना है वो 4वीं से 6वीं जो शताब्दी थी ईसा पूर्व में हुई थी। ये प्राकृत भाषा में लिखा गया जैन साहित्य, जिसके अन्य जैन ग्रंथों में कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र आदि ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनसे विवरण प्राप्त होता है। इतनी बात क्लियर हुई गई कि जैन साहित्य के द्वारा जो ये ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों से हमें ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होते हैं, ऐतिहासिक जानकारी है वो
प्राप्त होती है। आगे देखिए, आचरण सूत्र में जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन है। आचरण सूत्र, कौन सा सूत्र? आचरण सूत्र। इसमें क्या है, जो जैन साधु हैं, जैन साधु, उन जैन साधुओं के लिए नियम क्या है? जैन साधुओं के लिए नियम है, व्यवहार है। क्या है? आचार व्यवहार नियम, आचार व्यवहार संकलित हैं। ठीक है। आचरण सूत्र में क्या है? तो आचरण सूत्र में जो जैन साधु हैं, उन जैन साधुओं के लिए नियम, आचार व्यवहार, यानी क्या नियम है कि विचार, उनका व्यवहार, ये सब संकलित आचरण सूत्र के अंदर है। परिशिष्टि पर्व में तत्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के संबंध के बारे में जानकारी मिलती है। तत्कालीन राजाओं किसमें? इसमें तत्कालीन राजाओं, क्योंकि राजतंत्र ये व्यवस्था थी और तत्कालीन राजाओं जैन मुनियों के संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। जैन मुनियों के संबंधों के बारे में की जानकारी मिलती है। ठीक है। यदि उस समय, किस समय, जब जैन साहित्य लिखा गया था, उस समय राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तहत अर्थात राजा और जैन मुनियों के बीच संबंध किस प्रकार के थे, किस प्रकार से वो रहते थे, उनका व्यवहार किस प्रकार से था, ये परिशिष्ट पर्वन के अंदर मिलता है। आगे भद्रबाहु चरित्र में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। यानी जैन मुनि भद्रबाहु चरित्र, और भद्रबाहु चरित्र के अंदर जैन मुनि था भद्रबाहु। कौन था? भद्रबाहु। किसका गुरु था? चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थात इस भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के बारे में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय किस प्रकार से बीता। आपको पता है, संलेखना विधि के तहत कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उसने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था और वहीं पे प्राण त्यागे थे संलेखन विधि के द्वारा, जो 2 के चैप्टर में हम लोग आपको बताएंगे, मौर्य वंश जब हम पढ़ेंगे। तो भद्रबाहु चरित्र के अंदर क्या है? भद्रबाहु चरित्र के अंदर है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की घटनाओं का विवरण। तो हमने भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों के अंदर धार्मिक साहित्य पढ़े हैं और धार्मिक साहित्य के अंदर हमने ब्राह्मण साहित्य पढ़ा, बौद्ध साहित्य पढ़ा और अब ये जैन साहित्य पढ़ा है। तो सुविधा की दृष्टि से आपको पता, साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा गया था। इसमें धार्मिक साहित्य के बाद नंबर आता धर्मेंद्र साहित्य का। किसका? धर्मेंद्र साहित्य का। तो धर्मेंद्र साहित्य के अंदर जो आता है उसके अंदर देखिए, जैसे ऐतिहासिक विषय वगैरह हैं, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ हैं, क्षेत्रीय साहित्य है, वंशावलियां वगैरह हैं। अगला होगा हमारा धर्मेंद्र साहित्य। इतनी बात समझ में आई क्या? आप बार बार वीडियो को वॉच करोगे तो आप समझ जाओगे। तो देखिए धर्मेंद्र साहित्य, धर्मेंद्र साहित्य। दो नंबर पे आता है। पहला हमने पढ़ा था कौन सा साहित्य? धार्मिक साहित्य।
धार्मिक साहित्य। अब दूसरे नंबर पे आता है धर्मेंद्र साहित्य। देखो ये क्या है, इस श्रेणी में प्राचीन भारत में धर्म के ऐतिहासिक यानी धर्म के ऐतिहासिक अर्ध ऐतिहासिक कौन कौन से, यदि धर्मेंद्र साहित्य के अंदर क्या क्या समाहित है, ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, नाटक, कथा, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, नाटक, कथा, काव्य आदि ग्रंथ सम्मिलित हैं। वह काव्य आदि ग्रंथ शामिल। बात समझ में आई कि धर्मेंद्र साहित्य के अंदर प्राचीन भारत में धर्म के अतिरिक्त जो अन्य विषयों पर जो साहित्य लिखा गया वह धर्मेंद्र साहित्य कहलाता है। यदि धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर, अन्य विषय मतलब ऐतिहासिक विषयों पर, अर्ध ऐतिहासिक विषयों पर विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, नाटक, कथा, कोश, काव्य आदि पर जो साहित्य लिखा गया वही साहित्य धर्मेंद्र साहित्य कहलाता है। सीधी से धर्मेंद्र साहित्य क्या है कि प्राचीन भारत के अंदर समझ रहे हो ना, प्राचीन भारत के अंदर धर्म के अतिरिक्त जिन पे जो साहित्य लिखा गया वही साहित्य क्या कहलाया, धर्मेंद्र साहित्य कहलाया। क्वेश्चन पूछते हैं धर्मेंद्र साहित्य क्या है, तो धर्मेंद्र साहित्य के बारे में आप बता सकते हो कि प्राचीन भारत में धर्म के अतिरिक्त अन्य जिन विषयों के ऊपर जो साहित्य लिखा गया था वह कौन सा साहित्य था, कौन सा साहित्य था? सभी एक बार सोचेंगे, बताएंगे। धर्मेंद्र साहित्य सोच रहे हो ना, बता रहे हो? काफी नहीं बता रहे, सोच भी नहीं रहे। सोचें, दिमाग की एनर्जी खत्म नहीं होगी सोचने से। धर्मेंद्र साहित्य प्राचीन भारत में धर्म के अतिरिक्त जिन विषयों पर, अन्य विषयों पर जो साहित्य लिखा गया, अन्य विषय जैसे ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ, नाटक, कथा, कोश, काव्य आदि शामिल हैं। तो एक अच्छा सा आंसर यहाँ तैयार कर सकते हो। धर्मेंद्र साहित्य के बारे में 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो उस समय आप अच्छी तरीके से इसकी परिभाषा बना करके, जो परिभाषा बताई गई है आपको, उसके आधार पे आप ये विवरण दे सकते हो। तो आपका आंसर होगा, प्रभावशाली आंसर होगा और आप अच्छे नंबर प्राप्त करने में अवश्य ही सफल होंगे। तो हम इनको एक एक पढ़ते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में देखेंगे। जो ऐतिहासिक विषय हैं उनके बारे में। धर्मेंद्र साहित्य के अंदर ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ में कलहण की राह तरेंगे नहीं, यानी कलहण की राह तरंगी। हम ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं जिनका इतिहास की दृष्टि से महत्व है, महत्वपूर्ण है, जिससे ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। उन ग्रंथों में कलहण की राह तरंगी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बुक का यहां नाम लिखने जा रहा हूं,
लगभग 100 में से 80 बार वो क्वेश्चन पूछा जाता है। कल्हण की राजतरंगिणी, और कल्हण की राजतरंगिणी से कहाँ के इतिहास की जानकारी मिलती है, ये बात भी तो देखते हैं कि कल्हण की राजनीति जो राजतरंगिणी है वो विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसकी रचना 1150 ईस्वी में की गई थी। और कब की गई थी इसकी रचना? 1150 ईस्वी में की गई थी। 1150 ईस्वी। कौन से ग्रंथ की रचना? राजतरंगिणी की रचना। इसमें प्राचीन समय से 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास है। इतिहास किसका है राजतरंगिणी में? कश्मीर का। किसका इतिहास है? कश्मीर का, यानी 12वीं शताब्दी तक का। 12वीं शताब्दी तक। समझ में आई इतनी बात? 12वीं शताब्दी तक कश्मीर का इतिहास है इसके अंदर। किसके अंदर है? इसके अंदर है कश्मीर का इतिहास 12वीं शताब्दी तक। इसी में समाहित है। ध्यान में रखना, किसमें? कल्हण की राजतरंगिणी के अंदर। कल्हण की राजतरंगिणी के अंदर किसका इतिहास है? कश्मीर का इतिहास है। प्राचीन काल से 12वीं शताब्दी तक का 1150 में लिखी गई थी। ठीक है। अन्य प्रमुख ग्रंथों में हम लोग देख लेते हैं, तो उसमें विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, तीनों एक ही नाम है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। इसने कौन सी रचना लिखी थी? कौन सी ग्रंथ लिखा था? चाणक्य ने कौन सा लिखा था? अर्थशास्त्र। कौन सा लिखा था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य। समझ में आई? ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौटिल्य का। मौर्य वंश की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जानकारी का उल्लेख कौटिल्य की अर्थशास्त्र से ही प्राप्त होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालीन राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, तात्कालिक समय मौर्य काल के समय थे, तो उस समय का राज प्रबंध का मतलब क्या होता है? जो राज्य होता है उसका प्रबंध करना, व्यवस्था। अर्थव्यवस्था, स्थिति कैसी थी, आय के साधन कौन से थे? अर्थव्यवस्था। क्या? अर्थव्यवस्था। इसके अलावा सामाजिक व धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। सामाजिक व धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। विस्तृत जानकारी मिलती है। समझ में आई इतनी बात कि विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, और ये किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। इसमें तात्कालिक मौर्य प्रशासन, राज प्रबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व धार्मिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो आप इतना देखना, याद करना वीडियो को, और ये आगे का जो चैप्टर होगा वो कल बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।